नमस्ते, हजारीबाग जोहार झारखंड। अगर आप जैक बोर्ड से हैं और 12th की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे NCERT चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट की सारी प्रीवियस ईयर MCQs पे। अभी तक 21 MCQs ये दोनों चैप्टर मिला करके पूछा गया है। ये सारा PDF भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे ताकि आप एक वीडियो देख करके सारे MCQs को आप कवर कर सकें। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पहले प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे। 2024 में 3 क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय। ऑप्शन नंबर 1 है लेंजेस लॉ, ऑप्शन बी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ऑप्शन सी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और ऑप्शन डी एक्चुअली है नन ऑफ दीज। तो देखो मेरे दोस्त, जो इंड्यूस्ड डेवलप होता है ना इंड्यूस्ड करंट, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ठीक है, आप अपने राइट हैंड को इस तरह से ना मोड़ दीजिए ताकि ये जो थंब है, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक्चुअली ये थंब है, ये एक्चुअली डायरेक्शन बताता है फोर्स का, और ये मैग्नेटिक फील्ड का और ये करंट का। तो याद रखेंगे ऑप्शन आपका जो होगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये ऑप्शन एक्चुअली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 2024 का था एनर्जी डेसिपेटेड इन LCR सर्किट इज इन ओनली L, C ओनली, R ओनली, है ना, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो देखो एक्चुअली पहले आप बता देना चाहेंगे कि जो एनर्जी डेसिपेटेड होता है वो एक्चुअली पावर डेसिपेटेड के बराबर होता है ना। कब होगा? जब फॉर यूनिट टाइम के लिए एक्चुअली एनर्जी और पावर तो बराबर ही होता है फॉर यूनिट टाइम के लिए ना। तो आपको पता होगा कि एनर्जी जो डिसिपेटेड होता है उसकी जो फॉर्मूला होता है VRMS IRMS cos फाई होता है। यहाँ से cos फाई का वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो R/Z होता है, और VRMS का जो वैल्यू होता है IRMS इंटू Z होता है। Z यहाँ पे इम्पिडेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो VRMS का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर दे रहे हैं IRMS इंटू Z, और IRMS का आप AGT रहने दो, और cos फाई का वैल्यू जो था R/Z होती है, जहाँ पे Z इम्पिडेंस है LCR सर्किट का। तो ये दोनों एक्चुअली आप Z कैंसिल आउट कर देंगे तो एक्चुअली फार्मूला देगा क्या? तो IRMS का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू R देगा। तो आप देखिए जो पावर डिसिपेटेड का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में क्या टर्मोलॉजी आ रखा है? R आ रखा है, C आ रखा है ना। तो आप देख सकते हैं R आ रखा है, इसीलिए आपका ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलेंगे। द पिक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई नोट। ठीक है, जो करंट जो होती है उसकी पिक वैल्यू एक्चुअली अल्टरनेटिंग करंट का जो पिक वैल्यू आई नोट दे रखा है, इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी, क्या होगा? तो देखो सिंपल तरीका ना कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है जी वो IRMS बाय I0/2 होती है, जहाँ पे I0 जो है वो पिक वैल्यू है और IRMS जो इसके बदले होता है ना। तो यहाँ पे देख लो IRMS पूछ रहा है आपसे, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो I0/√2 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है ना। काफी सिंपल है ये। अब आइए हम लोग क्वेश्चन 2023 का देखते हैं। तो 2023 में भी 3 क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन सीरियल नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल इज इंक्रीज, यहाँ पे इज होगा, हाँ सॉरी, इज इन इंक्रीज टू टाइम्स इच द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो वो कह रहा है ना कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी जब प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल की जो टर्न की संख्या अगर आप इंक्रीज कर देंगे ना। तो जो मोटे तौर पे केवल एक फॉर्मूला याद रखना कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है दो कॉइल्स के लिए वो बराबर होता है म्यू नॉट इंटू यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल इंटू नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होती है डिवाइडेड बाय इन दोनों कॉइल का जो लेंथ होती है उस पर होती है। तो कह रहा है कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल अगर इन दोनों को अगर आप डबल कर दें, तो डबल का मतलब यहाँ पे दुगना कर देते हैं ना, NS है तो उसको 2NS कर देंगे, और NP है तो वहाँ पे 2NP कर देंगे। इस इक्वेशन को 1 मान लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखो M इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, म्यू नोट का म्यू नोट NS के बदले आप क्या लिखेंगे, डबल कर दो तो 2NS हो जाएगा मेरे दोस्त, और NP का जो वैल्यू वहाँ पे आप लिख सकते हैं 2NP। ओके,
और इंटू ए डिवाइडेड बाई एल एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है कि इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको हम लोग डबल कर चुके थे, इसको इसलिए जानबूझ करके हम लोग डैश नाम देते हैं, ठीक है, डैश। आइए हम लोग देख लेते हैं एम डैश डबल करने के बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसको सॉल्व आउट करो तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 इंटू म्यू नोट एन एस नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल, फिर ये एन पी नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल था, और ये ए डिवाइडेड बाय एल। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू फाइनली आपको आ रहा है, बोलो तो ये वैल्यू आ रही है इक्वेशन 1 से, ये एम की वैल्यू है ना। तो एम डैश इक्वल टू मेरे दोस्त दिख रहा है 4 इंटू एम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का टर्न की संख्या आप डबल कर देते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है 4 टाइम्स बढ़ जाता है ना, 4 टाइम्स, पहले से 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त, तो बिकम्स 4 टाइम्स, हाँ ये तो ऑप्शन सही है ना, तो ए इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इसकी दे रखा है एसी सप्लाई का, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज, तो पूछ रहा है आरएमएस वैल्यू बताइए। तो सिंपल टेक्निक आपको बता देते हैं मेरे दोस्त, रेसिस्टेंस दे रखा है ना 100 ओम लिख लो, और जो ये जो एसी सर्किट से जुड़ा हुआ है इसका जो वोल्ट है वो एक्चुअली 220 वोल्ट है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो एक्चुअली 50 हर्ट्ज होती है। वी नो दैट, हम लोग को पता है कि आरएमएस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ है ना, आईआरएमएस क्या होता है, बीआरएमएस बाहर होती है, तो बीआरएमएस की वैल्यू हम लोग पुट कर दो, बीआरएमएस का देखो यहाँ पे है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट यहाँ पे रख दें, और रेसिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है कितना बोलो तो 100 ओम, पुट अप कर दो, सॉल्व कर दो ना, तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर 0 से आप इसको भागा देंगे तो 2.2 आ जाएगा ना, 2.2 एम्पियर, तो वही फाइनली 2.2 एम्पियर आएगा आईआरएमएस की वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2.2 एम्पियर, तो 2.2 एम्पियर ये वाला है, तो सी इज द करेक्ट। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मिली एम्पियर है, तो ये नहीं हो सकता, डी सी इज द करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि इन एलसीआर सर्किट है ना, इन एलसीआर सर्किट द फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट इज tan phi इक्वल टू, बहुत मजेदार इक्वेशन है ये, याद रखेंगे कि tan phi का जो फार्मूला होता है ना, वो एक्चुअली होता है XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R, जहाँ पे XL क्या होती है जी, वो XL इसको बोलते हैं ना इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय R। तो tan phi का फार्मूला याद रखेंगे, इतना होता है ना, कैलकुलेशंस में जब हम लोग LCR सर्किट पढ़ रहे थे तो tan phi का फार्मूला ऑलरेडी इतना निकाल चुके थे ना। तो अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू अगर XL के टर्म में अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करके अगर पूछा जाए तो यहाँ पे याद रखेंगे XL की वैल्यू ओमेगा L होती है, और XC का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/ωc, है ना। तो यहाँ पे अगर वो फार्मूला tan phi का अगर बोल दिया जाए तो tan phi का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो XL को ओमेगा L माइनस 1/ωc डिवाइडेड बाय R। तो अगर ऐसा कुछ ऑप्शन दिया रहेगा तो आप ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन क्या है, उस अनुसार से आप टिक लगाएंगे। तो ऑप्शन ए इज द यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की दुनिया में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो अब हम लोग आते हैं 2022 के सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, है ना। तो 2022 में एक्चुअली एक्सटर्नल एग्जाम एक्चुअली 2 टर्म में हुआ था, टर्म 1 टर्म 2, तो टर्म 2 में एक्चुअली एमसीक्यू नहीं आए थे, केवल टर्म 1 में आया था, और इसमें 4 एमसीक्यूज आ गए थे ना, 4 तो पहला क्वेश्चन क्या है, द रोल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंस टू, ऑप्शन 1 है मोमेंटम, ऑप्शन बी है फोर्स, ऑप्शन सी एनर्जी और इनर्शिया। देखो सेल्फ इंडक्टेंस है ना बहुत बड़ी बात है, जिस तरीके से मैकेनिक्स में इनर्शिया का रोल होता है ना, इनर्शिया का, ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रोल होता है इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का, दोनों सेम होता है। तो ऐसे आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि ऑप्शन जो इनर्शिया है वो काफी करेक्ट, मतलब करेक्ट ही है ना। अब सवाल आता है कि सर ऐसा क्या रीजन है, तो आपको बता दें ना कि मैकेनिक्स में जिस तरह से रोल निभाता है इनर्शिया, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक्चुअली रोल निभाता है सेल्फ इंडक्टेंस। आप मोटे तौर पे ऐसे भी देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है ना, लेकिन किसी कॉइल का अंदर जो इंड्यूस्ड मतलब जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है जो स्टोर्ड होती है वो ½LI² होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ना, दोनों इक्विवेलेंट है, इसीलिए इसको पता है सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग को दूसरा नाम पता है, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, ये दूसरा नाम है सेल्फ इंडक्टेंस का, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सोच लो इलेक्ट्रिसिटी में कितना ज्यादा पॉपुलर है वो।
तो देखो कुछ लिख रखे हैं, द रोल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट एज मतलब इज एनालोगस टू इनर्शिया इन मैकेनिक्स, मतलब जिस तरह से मैकेनिक्स में इनर्शिया का रोल होती है उसी तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट में किसका रोल है बोलो तो इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का रोल होता है, वही लिख रखे हैं। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, एक्चुअली प्रॉपर्टी होता है, तो एक कॉइल प्रॉपर्टी दैट अपोजेस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट बाय इंड्यूस्ड एंड अपोजिंग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब ईएमएफ। दिस प्रॉपर्टी इज सिमिलर टू द मैकेनिकल इनर्शिया। मैकेनिकल इनर्शिया सिंपल है कि किसी कॉइल में अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो उस कॉइल में एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होती है ना। तो याद रखेंगे कि इसको दूसरा नाम जो है सो एक्चुअली है इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेल्फ इंडक्टेंस का, तो इसीलिए ऑप्शन आपका डी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेंजेस लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किसका, चार्ज, एनर्जी, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखो सबसे बड़ी बात है कि लेंजेस लॉ ऑफ फ्राडे एक्चुअली बताया था कि इंड्यूस्ड डेवलप होगा और उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहे थे, डायरेक्शंस के बारे में नहीं बताया, तो उसके लिए एक नेक्स्ट आंसर है लेंजेस। उन्होंने बताया कि किसी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है ना इस तरीके से डेवलप होता है ताकि उसका जिस कारण वो इंड्यूस्ड होता है उसी का वो अपोज करती है ना। तो देखो वो कहता है कि किसके डायरेक्ट कंसिक्वेंस होंगे, तो देखो उसके लिए सिंपल लॉजिक आपको बता देते हैं कि ये कॉइल है, ये हम लोग छोटा सा एक बल्ब ला रखें और ये आपका मैग्नेट है, तो मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं। अगर ये कॉइल को हम लोग क्या मतलब ये जो बार मैग्नेट है उसको अगर हम लोग अप एंड डाउन स्लाइड करें तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंजेस करेगी, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज करेगा तभी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज करेगा, क्या आप यहाँ पे मैग्नेटिक मतलब यहाँ पे बार मैग्नेट आप रख दिए तो कभी तो चेंज नहीं कर सकता ना, क्योंकि इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड्स है जब आप इसके करीब और इसके दूर आप ना मूव कराएंगे तो मूव कराने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, वर्क डन ना, वर्क डन के बिना तो कर ही नहीं सकते। तो ये जो इसको इस कॉइल के आगे पीछे मूव कराने में जितना वर्क डन लगता है ना वही जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं मतलब इसको मूव कराने के लिए अप एंड डाउन मूव कराने के लिए इस कॉइल पे, तो इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होती है ना उतना ही होगा जितना हम एक्चुअली वर्क डन लगाए इसको मूव कराने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए एक कोई अलग चीज नहीं है बल्कि हम जो काम करते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ पे जो क्रिएट होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो मैकेनिकल एनर्जी ही कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि इस बार मैग्नेट को पुल और पुश करने में जो आप एनर्जी सप्लाई करते हैं ना वही एनर्जी इसमें इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में जमा हो जाती है और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है और उससे हम लोग बल्ब वगैरह ग्लो करवा लेते हैं। तो इसीलिए याद रखना एनर्जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आइए नेक्स्ट चलते हैं। In the given figure, the current from A to B in the state Y is increasing। देखो कह रहा है कि ऐसा एक्चुअली डायग्राम पहले से आपको दे रखा है, तो ये कह रहा है कि इसमें जो करंट है सो A से B की ओर जा रही है। जैसे मान लेते ये पॉइंट आपका A दे रखा है और ये पॉइंट आपका B है, तो करंट इधर जा रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि करंट की वैल्यू इंक्रीज कराएंगे तो डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इज, तो इस लूप में जो डायरेक्शंस होगा करंट का वो कैसा होगा, तो बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा, आपको बता रहे हैं। देखिए पहले आप ये समझ लो कि कोई भी स्ट्रेट वायर है, ठीक है, उसके कारण स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो एक्चुअली कंसंट्रेटिक सर्कल्स होते हैं मेरे दोस्त, बहुत सारे कंसंट्रेटिक सर्कल्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे कंसंट्रेटिक सर्कल। अब यहाँ पे जो डायरेक्शंस होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखिए आप राइट हैंड स्क्रू रूल को ध्यान रख सकते हैं। अगर मतलब थंब एक्चुअली करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो थंब आप ऐसे कर दो ना, और अपने जो ये पाम है उसको आप टर्न करो, है ना, तो ऐसे कुछ, तो करंट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इसमें कुछ ऐसा होगा मेरे दोस्त, है ना, ऐसा होगा, मतलब इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम है ना कि करंट आपका ए से बी जा रहा है, इसका मतलब ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे देखो राइट हैंड स्क्रू रूल के जरिए अपने पाम को मोड़िए और थंब का डायरेक्शन में आप करंट का डायरेक्शन रखिए, तो करंट की दिशा एक्चुअली इधर है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इस कॉइल के अंदर जो क्रॉस करेगा वो क्या होगा, तो ऐसे आ रहा है ना, मतलब यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है और यहाँ पे जाके समा रहा है, इसका मतलब ये जो डॉट दे रखे हैं वो एक्चुअली मैग्नेटिक आउटसाइड ऑफ मैग्नेटिक, मतलब ये यहाँ से निकल रहा है आउटसाइड ऑफ द स्क्रीन है और यहाँ पे इन कर रहा है, इनवर्ड द स्क्रीन है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ समा रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे कंसंट्रेटिक सर्कल्स निकलते हैं, ठीक। अब सवाल आता है कि सर करंट की वैल्यू चेंज कर देंगे तो क्या होगा, तो करंट की वैल्यू चेंज कर देंगे तो मान लेते हैं इस कॉइल से पहले अगर 100 टर्न्स अगर पास हो रहा था, 100 टर्न्स का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अगर 100 की संख्या में इससे क्रॉस कर रहा था, तो अब अगर मैग्नेटिक आप करंट की वैल्यू चेंज कर दोगे ना
तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो किसी भी स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, है ना, स्ट्रेट वायर के कारण आप निकाले होंगे, वो बी इक्वल टू तो म्यू नॉट डिवाइडेड 2 पाई इंटू आई बाई आर होता है। और तो यहाँ से देख सकते हैं बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, तो ऐसा कुछ है। और हमको पता है कि करंट को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू बढ़ जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से यहाँ पे देख लो इस इक्वेशन से, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स में वैल्यू बढ़ जाती है। इसका मतलब अगर पहले जब करंट इंक्रीज नहीं किया तो 100 लाइन से अगर क्रॉस कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो अब ज्यादा करने लगेगा। और वो ज्यादा किस तरह से करेगा बताइए? ये एक्चुअली यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे आके इस तरह से ना परपेंडिकुलर इस तरह से इंटर करेंगे। तो सवाल आता है कि सर जो इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो डेवलप होगा वो तो होगा, तो उसका डायरेक्शंस कैसा होना चाहिए ना। तो देखिए सिंपल लॉजिक आपको बताते हैं। आपको करना क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकल रहा है और यहां पे समा रहा है। तो अगर इसमें हम कैसा डायरेक्शंस रखें, क्योंकि आपको पता है कि लेंजिस लॉ क्या कहता है कि जिसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होती है उसी का वो अपोज करता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बढ़ रहा है तो घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? तो घटाने के लिए मान लेते हैं अब करंट की वैल्यू बढ़ा दे तो हो सकता है सपोज दैट 500 लाइंस एक्चुअली क्रॉस कर रहा है, तो इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? घटाने के लिए। अब मान लीजिए 500 लाइन यहां से निकल रहा है, यहाँ पे 500 लाइन, तो घटाने के लिए आप क्या करेंगे, है ना? तो घटाने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां से निकलने नहीं बल्कि यहां से निकले और यहां पे जाके समाए, उल्टा। तो ऐसा होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, है ना? यहां से देख लो, मतलब यहाँ पे इंटर करवाना ना, तो यहाँ पे आप देखो ऐसे, तो इसका मतलब इनवर्ट आपको कराना है। तो इनवर्ट कराना है तो आपका पाम का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? देख लो फटाफट, आपका है क्लॉकवाइज। तो इसीलिए इसमें जो करंट के जो इसमें जो इंड्यूस डेवलप होगा वो होगा आपका क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि आपको वैल्यू बढ़ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब यहाँ से निकल रहा है और इसमें समा रहा है, ऐसे निकल रहा है समा रहा है। तो आपको घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें डालना पड़ेगा ना, इसमें डालो। तो यहाँ पे अगर यहाँ से निकल रहा है तो वहाँ पे डालोगे तब ना वैल्यू घटेगा। अब वैल्यू घटेगा तब ना, और वैल्यू घटाने तो आपका तो थंब का डायरेक्शन किधर है, इनवर्ट की ओर है ना, तो पाम अप मोड़ो तो इस तरह जा रहा। तो एक्चुअली होगा कैसा बोलो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, तभी जो है इसके यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना निकल के बल्कि यहाँ से निकल के यहाँ पे समाएगा तो उसकी वैल्यू को घटाएगा। क्योंकि लेंजिस लॉ कहता है ना कि जिसके द्वारा जिसके कारण इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है उसी को क्या करेगा बोलो तो अपोज करेगा। तो याद रखेंगे इसमें जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा वो क्लॉकवाइज है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, चेंजिंग, नथिंग कैन बी चेंज, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, नथिंग कैन बी सेड। तो याद रखेंगे वहां पे क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में। द ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, देखो याद रखना चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो ना, यूनिट हेनरी होता है। ऑप्शन हेनरी दे भी रखा है, खत्म। अब सवाल आता है सर सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट्स क्या क्या हो सकता है? इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी 4-5 पॉइंट आपको बता रखे हैं, देख लो। तो ऐसा यूनिट अगर हम लोग एल का अगर निकालना चाहते हैं ना तो सिंपल लॉजिक क्या, आप जानते हैं कि फाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होता है, तो एक्चुअली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यहाँ पे एल आ जाता है, इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। यहाँ से एल आप निकालना चाहेंगे जी तो एल बाई फाई एम बाई आई हो जाएगा। इसका जो यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एम का होता है वेबर, करंट का एम्पियर, तो वेबर एम्पियर भी हो जाएगा यूनिट। अब इस फार्मूला से आप देखेंगे कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो एक्चुअली होता है माइनस एल डिवाइड बाई डी टी। यहाँ पे मोड अगर लेते हैं तो कुछ ऐसा फार्मूला देता है। तो यहाँ से भी अगर आप एल का यूनिट निकालना चाहेंगे तो ईएमएफ का वोल्ट हो जाता है, और ये टाइम का सेकेंड, और एम्पियर का एक्चुअली मतलब करंट है इसलिए इसके एम्पियर, तो ये भी यूनिट है। आप एनर्जी जो किसी भी कॉइल में जो इंड्यूस्ड मतलब एनर्जी जो स्टोर्ड होती है उसकी फॉर्मूला होती है हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से भी आप एल निकाल लो तो 2u डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर हो जाएगा, सबको इनपुट कर दो, इसका जूल होता है और इसका करंट का एम्पियर, तो जूल बटा एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। ये भी यूनिट्स आप लिख सकते हैं एल का। चौथा केस में आप देख सकते हैं कुछ ऐसा भी, जस्ट यही फॉर्मूला हम लोग ले रखे हैं। तो यहाँ से कुछ सॉल्व करोगे, इसको डिवाइड में ले आओ तो एल इक्वल टू कुछ ऐसा देगा। अब इसको डी टी को मल्टीप्लाई ले जाओ ना, तो यहाँ से किसी तरह से आप क्या करो, यहाँ से देखो ये टर्म ई डिवाइडेड बाई डी आई, ये क्या देगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी बाई क्या होता है आर होता है रेसिस्टेंस ना, वही तो है। तो इसको रेसिस्टेंस तो ओम के टर्म में एल का यहाँ पे यूनिट देखना चाहते हैं तो रेसिस्टेंस का ओम और टाइम का सेकेंड। तो बहुत सारे यूनिट्स हैं जो आप इंडक्टेंस का याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज। अब देखो 2021 में जो है ना सो एग्जाम नहीं हो पाया था कोरोना के कारण ना, याद रखेंगे, तो इसलिए 21 का एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और 2020 में मात्र एक क्वेश्चन पूछा गया, वो यही है। क्या क्वेश्चन है? द फेज डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड वोल्ट
वोल्टेज इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टेंस ओनली। देखिए आपके पास एक एसी सप्लाई है और उसके साथ हम लोग केवल एक रेसिस्टर कनेक्ट कर देंगे। तो कह रहा है कि ईएमएफ है ना, और जो अल्टरनेटिंग जो ईएमएफ होता है मतलब वोल्टेज और जो करंट होती है वो दोनों का फेज का सेम होता क्या। तो आपको चलो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बता देते हैं कि किसी भी रेसिस्टर के अक्रॉस है ना, अगर आप अल्टरनेटिंग करंट को पास कराते हैं तो ईएमएफ और जो करंट होता है वो दोनों सेम फेज में पास होता है। सेम फेज का मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होती है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे दोस्त हो जाएगा 0 डिग्री। लेकिन सवाल आ गया तो ये तो कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है, तो उसके लिए लॉजिक आपको बता देते हैं कि जब इसका आप कैलकुलेशंस किए होंगे है ना, रेसिस्टर को लेकर के अगर आप किसी एक एसी सर्किट को लेकर के इसको आप कैलकुलेशंस किए होंगे तो ये होता है, ये एसी सोर्स का एक्चुअली ईएमएफ का फॉर्मूला होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये जो करंट इसको सॉल्व करके जो आप करंट निकाले होंगे आई इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो यहाँ पे जो साइन का जो टर्मिनोलॉजी जो एंगल देख रहे हैं इसी को हम लोग जनरली फेज भी कहते हैं। तो यहाँ पे भी ओमेगा टी, यहाँ पे भी ओमेगा टी, दोनों में कोई चेंज है ही नहीं, इसलिए फेज दोनों सिमिलर है, इसलिए एंगल 0 बन जाएगी। आज रख सकते हैं आप ऐसे भी कि रेसिस्टर के केस में होता क्या है कि जिधर करंट जा रहा है उधर ईएमएफ, तो देखो ई आर और आई दोनों सेम फेज में, ठीक है, इसलिए दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री बनेगा। लेकिन अगर वही इंडक्टर अगर रहा, यहाँ पे रेसिस्टर ना रह करके अगर यहाँ पे आप इंडक्टर को कनेक्ट कर देंगे तो इंडक्टर केस में क्या होता है ना कि जो ईएमएफ होता है वो लीड कर जाता है, आगे बढ़ जाता है 90 डिग्री से, इसलिए देख सकते हैं जो ईएल होता है उसको हम लोग करंट से 90 डिग्री लीड करा दिए, आगे बढ़ा दिए। लेकिन अगर यहाँ पे अगर रेसिस्टर ना रह करके अगर कैपेसिटर रहता है दोस्तों ना, कैपेसिटर, तो पता है कैपेसिटर के केस में जो ईएमएफ होता है ना वो पीछे छूट जाता है, लैग्स बिहाइंड, और वो भी 90 डिग्री से। तो इसलिए देखो यहाँ पे इसी का डायरेक्शन हम लोग इधर देखा रहे, करंट इधर है तो ये 90 डिग्री से पीछे छूट गया, 90 डिग्री से आगे बढ़ गया ना ये। तो ये लॉजिक हमेशा याद रखेंगे कि रेसिस्टर के केस में करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में होता है। इंडक्टर के केस में लीड कर जाता है कौन, ईएमएफ लीड कर जाता है कितना से 90 डिग्री से, और कैपेसिटर के केस में एक्चुअली लैग्स बिहाइंड हो जाती कौन, ईएमएफ, किससे, करंट से। चलो ये बात आपको याद करनी चाहिए। अब देखो 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन अभी जस्ट बताया था कि दोनों में अगर रेसिस्टेंस कनेक्ट है तो क्या होगा, तो 0 डिग्री तो बता ही दिया था ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, इसको ज़्यादा डीपली करने की जरूरत है नहीं। अब आते हैं हम लोग मेरे दोस्त क्वेश्चन 2018 में एक्चुअली 2 प्रश्न पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन यही था, क्या था, इफ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंडक्टेंस इज, क्या होगा इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बहुत तरीके जबको जितना भी जस्ट पहले बहुत सारा फार्मूला बता दिए हैं सेल्फ इंडक्टेंस का, कोई भी फार्मूला उठा करके आप फार्मूला निकाल सकते हो। तो जनरली एनर्जी का फार्मूला सबको पता रहता है ना, तो वही उसी यूज कर लो ना। एनर्जी बराबर जानते हो ना, किसी मतलब कॉइल में जो एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो होता है हाफ एल आई स्क्वायर, यहाँ पे एल सेल्फ इंडक्टेंस है, आई मेरा करंट है, तो यहाँ से आपको एल का डायमेंशनल फार्मूला निकालना, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2u डिवाइडेड बाई स्क्वायर। तो 2 तो एक्चुअली यूनिट हो नहीं सकता, मतलब डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिखते क्योंकि स्केलर है वो, तो u का कितना होगा, तो m l स्क्वायर टी के पावर माइनस 2, क्योंकि एनर्जी का जो होगा ना, और करंट का जानते हैं, करंट का डायमेंशनल फार्मूला ए होता है, तो करंट स्क्वायर रहती है, स्क्वायर हो जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो इसको ऊपर ले जाओ केवल ना, तो ए का पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो आज रखेंगे एल जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है उसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है m l टू द पावर 2 t टू द पावर माइनस 2 और a टू द पावर माइनस 2 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा मेरे दोस्त, है ना, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए होगा। एक बात और बताते चलते हैं कि अगर सेल्फ इंडक्टेंस का अगर ये आता है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी निकालेंगे तो यही आएगा, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है ना, रेजोनेंस रेजोनेंस के केस में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है। देखिए एक्चुअली कुछ ऐसा है कि LCER सर्किट में ना जब कैपेसिटर और इंडक्टर का रेसिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाता है ना, तो उस केस में सर्किट में मतलब LCR सर्किट में मिनिमम रेसिस्टेंस बचता है, वो केवल R के बदले बचता है, केवल R बचता है। इसका मतलब उस केस में सर्किट में रेसिस्टेंस बहुत ही कम हो जाती है केवल R के बदले। तो जब रेसिस्टेंस मतलब इंपिडेंस अगर घट गया तो करंट क्या हो जाएगा, अचानक बढ़ जाता है, ग्रोथ कर जाता है। इसी घटना को बोलते हैं रेजोनेंस, है ना। और जिस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, है ना, XC और XL मतलब जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये दोनों अगर बराबर हो जाता है ना तो सर्किट में रेसिस्टेंस घट जाती है, और वैसे केस में सर्किट में करंट बढ़ जाती है।
इसी घटना को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। और जिस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होता है ना उसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का काफी सिंपल फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला होता है। कैसे आता है ये भी देख लो थोड़ा सा। ये हम क्या बताए थे कि एक्सी जो होता है, ये तो आप एक्सएल जो होता है वो बराबर हो जाएगा किसे बोलो तो एक्सी का। एक्सएल के वैल्यू आप जानते हैं मेरे दोस्त कि ये होता है एक्चुअली ओमेगा एल डिवाइडेड, इसका जो फॉर्मूला था 1 बाय ओमेगा सी होता है ना। तो ओमेगा को यहाँ पे ले जाओ तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा 1 बाय एल सी। ओमेगा का वैल्यू जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाय न्यू होता है, तो 2 पाई बाय न्यू है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए और ये हो जाएगा 1 बाय डिवाइडेड बाय एल सी। ठीक है, स्क्वायर को उधर ले जाएगा रूट पे चला जाएगा तो और 1 बाय 2 भी आ जाएगा और 1 का रूट तो 1 होता है तो नीचे केवल रूट बच जाएगा। ठीक है, ये 2 पाई है एल सी। तो ये फार्मूला होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, ये आपको याद रखना चाहिए है ना। इसी फार्मूला पे क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इन एलसीआर सर्किट एल की वैल्यू मतलब 8 हेनरी दे रखा है और जो कैपेसिटेंस है वो एक्चुअली दे रखा है 0.5 माइक्रो फराड है ये ना, एफ है ये, एंड जो आपका रेसिस्टर है वो 100 ओम है। हालांकि देखो रेसिस्टर का कोई यूज भी नहीं है ना, लेकिन दे रखा, क्या करोगे। द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज, तो क्या होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फार्मूला पुट कर तो फटाफट ना। तो देखो एक्चुअली ऑलरेडी हम सॉल्व करके रखे हुए हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना फार्मूला होता है, तो 1/2 पाई एजीटी रहने दो। देखो पाई का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पाई के टर्म में दे रखा है, तो पाई एजीटी छोड़ दीजिएगा। एल की वैल्यू जो दे रखा है सो 8 है, 8 हेनरी तो 8 पुट कर देंगे। लेकिन मेरे दोस्त ये जो है ना सी का वैल्यू वो 0.5 माइक्रो फराड है ना, तो माइक्रो फराड के लिए क्या करेंगे 10⁻⁶ माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो गया कहानी। अब इसको पॉइंट हटाओगे 10 आ जाएगा नीचे, तो 8 5 मतलब 8 4 जो आपको मतलब 8 5 जो आपको पता है 40 होता है, नीचे डेट ये 0 0 कैंसिल आउट कर दो। 4 का रूट मेरे दोस्त होगा और 10⁻⁴ जो आपका 6 है उसका रूट निकालो 10⁻⁻³ देगा। अब ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 10⁻³ ऊपर लेंगे 10⁻+3 हो जाएगा मतलब 1000। अब इसको 4 में काट दो, 1000 से कितना बार कटेगा 250 से, तो 250 बाई पाई इतना हट जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा देख लो, 250 बाई पाई, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। अब देखिए 2017 में 3 प्रश्न आए थे, मतलब 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि कह रहा है कि द इम्पीडेंस ऑफ एलआर सर्किट इज, एलआर सर्किट की ओर पूछ रहा है। देखो एलआर सर्किट कुछ ऐसा होता है ना, एलआर सर्किट कुछ ऐसा है मेरे दोस्त है ना। तो इस एलआर सर्किट को पूछ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक इंडक्टर लगा है, एक रेसिस्टर लगा हुआ है, तो उसका पूछ रहा है इम्पीडेंस। देखो केवल 2 रहे तो ही नहीं बल्कि बहुत सारा अगर रहेगा तो कैसे इम्पीडेंस लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 3 हो ना, रेसिस्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो और इंडक्टर भी हो, तो इस केस में इम्पीडेंस लिखने का सिंपल टेक्निक आपको बता देते हैं मेरे दोस्त। इसका रेसिस्टेंस एक्स होता है, इसका होता है एक्सी और इसका होता है एक्सएल है ना। तो इम्पीडेंस होता है एक्चुअली ऐसा कुछ लिखते हैं रूट अंडर होता है आर स्क्वायर प्लस। अब याद रखिएगा क्वेश्चंस में अगर ये पूछ, ये तो मेंशन नहीं कर रखा है कि कौन बड़ा है ना, तो अगर ये बड़ा रहेगा तो आप इसको पहले लिख लेंगे। तो मान लेते हैं एक्सएल अगर बड़ा है, उस केस में अगर लिखना चाहिए तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। और अगर आप एक्सएल और एक्सी का भी वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो क्या होगा मेरे दोस्त, इसका होता है ओमेगा एल और इसका होता है ओमेगा सी, होल स्क्वायर छूट गया था। तो ये फॉर्मूला होता है। तीनों रहेगा तो, अगर 2 कोई रह गया तो, अगर ये दोनों रह गया ना तो केवल ये दोनों आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है बोलो तो एल और आर है, तो एल और आर है ना, तो मतलब एक ये रह जाएगा और एक ये रह जाएगा, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे ना, तो इन दोनों को आप ऐड कर दो रूट अंडर करके ना, तो आर स्क्वायर प्लस इसके लिए आप क्या लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना जेड इक्वल टू। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बता दो, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, दिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो डी करेक्ट हो जाएगा, क्या दिक्कत है। कुछ भी रहेगा टेक्निक आपको याद रखना चाहिए। अगर हाँ इस केस में क्या कहता है कि ये एक्सी बड़ा है एक्सएल से, तो यहाँ पे एक्सी पहले लिखते हैं एसएल बाद में लिखते हैं, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ देन द पावर फैक्टर इज। देखो बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है पावर फैक्टर है ना। तो देखो आपको पता होना चाहिए जो एवरेज पावर होती है वो अभी जस्ट बताया था इससे पहले आई स्क्वायर बाय आर होता है ना। तो एवरेज पावर इतना होता है, तो यहाँ से अगर आप आर निकालना चाहेंगे, देखो मान लेते हैं ये इम्पिडेंस है और ये इधर करंट है, तो इस इन दोनों के बीच का एंगल अगर फेज मतलब मान लेते हैं फाई है, तो जेड को अगर तोड़ेंगे इस डायरेक्शन में करंट की दिशा में है ना, तो आर का वैल्यू क्या देगा, तो जाहिर सी बात है जेड इक्वल टू मतलब आर इक्वल टू देगा जेड कोस फाइव। तो देखो आर इक्वल टू जेड कोस फाइव पुट कर दो, और ये जो कोस फाइव है ना इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर। तो बताओ क्या होता है पावर फैक्टर, क्या हो जाएगा कोस फाइव, ऑप्शन बी द करेक्ट कंप्लीट। आइए नेक्स्ट चलते हैं।
ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है मेरे दोस्त। क्या कह रहा है, इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर रिस्पेक्टिवली N1 एंड N2। तो कह रहा है ना कि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न N1 है और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न N2 है। तो स्टेप अप ट्रांसफर होने के लिए कौन सा कंडीशंस फुलफिल करेगा? इसके लिए सिंपल लॉजिक बताते हैं, याद रखना। देखिए एक्चुअली जहां से बिजली उत्पादन होता है ना जी 11,000 वोल्ट का होता है ना, लेकिन हम लोग जनरली जितने भी घरों में जितने भी इक्विपमेंट यूज करते हैं वो 220 में काम कर जाता है। तो सवाल आता है कि कहीं पे हमें जरूरत पड़ती है वोल्टेज को घटाने का और कहीं पे बढ़ाने का। तो उसके लिए लॉजिक क्या है कि किस में टर्न की संख्या बढ़ाना पड़ेगा और किस में घटाना पड़ेगा ना। तो अगर बढ़ाना है, यहाँ पे कह रहा है कि आपको स्टेप अप है मतलब वोल्टेज बढ़ाना है। तो देखो मान लेते हैं प्राइमरी कॉइल है सपोज दैट, है ना, और ये आपका सेकेंडरी कॉइल है। तो अगर ये प्राइमरी कॉइल में अगर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट मतलब अगर चेंजेस करते हैं तो इसके द्वारा अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाए तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये सेकेंडरी कॉइल है और ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक है। तो अगर इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाए, है ना, और मैग्नेटिक फ्लक्स में इसमें चेंजेस लाया जाए तो इसमें क्या डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बताइए अगर टर्न की संख्या अगर हम लोग ज्यादा रखेंगे तब ना ज्यादा वो मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। तो याद रखेंगे जब भी आपको स्टेप अप बनाना है तो सेकेंडरी कॉइल में टर्न की संख्या आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टर्न की संख्या ज्यादा रहेगा तो ज्यादा टर्न में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा और ज्यादा इंड्यूस्ड डेवलप होगा ना, हमें वोल्टेज बढ़ाना है इसीलिए। तो इसीलिए याद रखेंगे प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में टर्न की संख्या ज्यादा होती है। इसका अगर टर्न N2 है और इसका N1 है तो जाहिर सी बात है N2 इज ग्रेटर देन N1। ये हो गया मेन लॉजिक। आप दूसरे लॉजिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे स्टेप अप करना मतलब आपका स्टेप यहाँ पे आप जंप करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है इस स्टेप को बनाने के लिए आपको कम टर्न की संख्या लेना पड़ेगा ना। इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा आप टर्न की संख्या लिएंगे तब ना ऊपर गया वो। तो ये बात भी आप बच्चों को इस तरह से भी सिखाया जा सकता है कि स्टेप अप आप जा रहे हैं तो मतलब टर्न की संख्या ऊंचे जा रहे हैं मतलब टर्न की संख्या बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप स्टेप डाउन आते हैं मतलब आप पहले ऑलरेडी ऊपर में है और नीचे आना चाहिए, जाहिर सी बात है यहाँ पे टर्न की संख्या ज्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा, है ना, तभी ना आप डाउन आएंगे। तो ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। तो याद रखेंगे N2 इज ग्रेटर देन N1, इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा मेरे दोस्त, तो ऑप्शन आपका N2 इज ग्रेटर देन N1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पेज। इसमें क्या करा था, रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और किसका पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो देखो हम लोग को पता है कि IRMS आई नोट बाय रूट होता है, पहले IRMS बटा आई नोट कर दो तो इसका रेशियो क्या दे रहा है बोलो, आई नोट को इधर ले आओ, IRMS बाय आई नोट क्या दिया 1 बाय, है ना, रूट 2 दे दिया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, सीरियल नंबर 19 होगा। द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर। जाहिर सी बात है ना, बोले तो 90 डिग्री होगा, कोई जरूरी नहीं। देखो जब कैलकुलेशंस करेंगे तो EMF हम लोग कुछ ऐसा लेते हैं AC सोर्स का, और करंट जब सॉल्व करेंगे तो इतना कुछ आ जाएगा। मतलब इसका जो फेज है ना ओमेगा टी, इसमें तो π/2 बढ़ गया इंक्रीज करके ना, तो इसीलिए जो करंट एक्चुअली लीड्स कर जाता है, करंट आगे बढ़ गया और ये जो है EMF पीछे छूट जाता है। आज रखेंगे फाई की वैल्यू यहाँ पे कितना बोलो तो π/2 है, मतलब 90 डिग्री। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2016 का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, और एक ही क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या है, हेनरी इज अ यूनिट फॉर सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस बोथ हैंड बी। बहुत सही, ये तो ऑलरेडी आपको बता देना सेल्फ इंडक्टेंस दोनों का यूनिट होता है, मतलब सॉरी मतलब हेनरी जो है सो दोनों का यूनिट होता है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी, ठीक है। तो ऑप्शन बी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देखो 2013 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था इससे, 2012 में देखते हैं एक क्वेश्चन आया था और ये 21 नंबर क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन लास्ट है अभी तक पूछा गया ना, ये दोनों चैप्टर से मिला करके। क्या कह रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का जानते हो ना, एकदम टिक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी चाहते हो सर हमको निकाल के दिखाइए, तो ऑलरेडी हम निकाल के देख रखे हैं, देख लो। एक्चुअली आप जानते हैं ना इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है A2 वो एक्चुअली होता है M/d1/dt होती है, और यहाँ से V= जानते हैं वर्क बाय चार्ज होती है, तो यहाँ से वर्क का पहले पुट कर दो तो mL²T⁻², और चार्ज का होता है 80। इसको सॉल्व करोगे तो देखा V का मेरा आ जाएगा, और V को यहाँ पे मतलब वोल्टेज है उसी को हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कर सकते हैं, तो mL⁻², T⁻³ A⁻⁻1 ये आ गया V का।
मतलब v का मतलब E2 का आ गया। अब E2 का यहाँ पे पुट कर दोगे, करंट का और टाइम का पुट कर दोगे, m का निकल जाएगा। तो देखो पहले m को सॉल्व कर लो, m को सॉल्व करके कुछ ऐसा देगा, अब dt को उधर ले जाओ, ऊपर ले जाएंगे, है ना, तो आई कुछ बचेगा। तो m इक्वल टू आ गया E2 इंटू dt बाय dt1। तो टाइम का क्या होगा जी, केवल t हो जाएगा। अभी जस्ट T2 का निकाले थे, इतना देख लो, इतना निकाले थे ना, पुट कर दो। और आपको पता है कि करंट का ये होता है ना, एक्चुअली फंडामेंटल है वो, तो केवल एक ही डिजिट से हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो करना क्या है कि a का पावर ऊपर ले जाओ तो -2 हो जाएगा, और ये t है और यहाँ पे कुछ नहीं, तो पावर 1 है, यहाँ पे -3 तो -2 हो जाएगा ना। तो m का जो डायमेंशन फार्मूला मेरे दोस्त याद रखेंगे, ये हो रहा है ना। तो लॉन्ग ज़्यादा वीडियो हो जाता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि बस इतना ही आपको सारा कवर कर लें। अगर आप इस वीडियो को अच्छे ढंग से देख लेते हैं तो मानिए कि जितने भी आपसे 2025 में MCQ पूछे जाएंगे इसी से रहेगा, है ना, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे ना, मतलब ये 22 बताएं, अभी 64, मतलब टोटल हमको 64 क्वेश्चंस करने हैं, और सारा का PDF भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जय हिंद, धन्यवाद।